नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और आज की क्लास हम लोग अमृतसर आ गया कहानी भीष्म साहनी द्वारा जो रचित है उसको हम लोग पढ़ेंगे। उसका मूल पाठ को पठन पाठन करेंगे। और इस कहानी के बारे में पहले हम आपको कुछ थोड़ा सा बता दें कि ये कहानी एक ट्रेन के सफ़र की है और इसमें फिर लड़ाई होती है दो संप्रदाय में और धर्मों के बीच, और फिर ये कहानी अंत तक इसका क्या रिजल्ट आता है ये हम लोग को देखना है। बड़ी बहुत मज़ेदार कहानी है दोस्तों पढ़ने में, और बहुत सारी चीज़ें हम लोग को इस कहानी से सीखने को मिलती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं ये कहानी और पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस कहानी में क्या क्या है। तो कहानी ऐसे शुरू होती है कि गाड़ी के डिब्बे में बहुत मुसाफिर नहीं थे। मेरे सामने वाली सीट पर बैठे सरदार जी देर से मुझे लाम के किस्से सुनाते रहे, और फिर वह लाम के दिनों में बर्मा की लड़ाई में भाग ले चुके थे और बात बात पर खींची करके हंसते और गोरे फौजियों की खिल्ली उड़ाते रहे। डिब्बे में 3 पठान व्यापारी भी थे। उनमें से एक हरे रंग की पोशाक पहने ऊपर वाली बर्थ पर लेटा हुआ था। वह आदमी बड़ा हंसमुख था और बड़ी देर से मेरे साथ वाली सीट पर बैठे एक दुबले से बाबू के साथ उसका मजाक चल रहा था। वह दुबला बाबू पेशावर का रहने वाला जान पड़ता था, क्योंकि किसी वक्त से आपस में पश्तो में बातें करने लगते थे। मेरे सामने दाईं और कोने में एक बुढ़िया मुँह सिर ठाँफे बैठी थी और देर में माला जप रही थी। यहीं कुछ लोग रहे होंगे, संभव है 2-1 और मुसाफिर भी रहे हो, पर वे स्पष्ट मुझे याद नहीं। गाड़ी धीमी रफ्तार से चलती जा रही थी और गाड़ी में बैठे मुसाफिर बतिया रहे थे और बाहर गेहूं के खेतों में हल्की हल्की लहरियाँ उठ रही थी। और मन ही मन बड़ा खुश था, क्योंकि मैं दिल्ली में होने वाला स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने जा रहा था। उन दिनों के बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि किसी झूठ-फूटे में जी रहे हैं। शायद समय बीत जाने पर अतीत का सारा व्यापार ही झूठ-फूटे में बीत जान पड़ता है। ज्यों-ज्यों भविष्य के पट खुलते जाते हैं यह झूठ-फूटा और भी गहराता चला जाता है। दोस्तों आप लोग ये पंक्तियाँ जो इतनी हैं उन दिनों बारे में सोचने पे लगता है कि झूठ-फूटे में शायद समय बीतने जाने पर अतीत का सारा व्यापार ही झूठ-फूटे में बीत जाना पड़ता है। ज्यों-ज्यों भविष्य के पट खुलते जाते हैं यह झूठ-फूटा ही गहराता चला जाता है। ये बहुत ही ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट लाइन है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं कहानी में। उन्हीं दिनों पाकिस्तान के बनाए का ऐलान किया गया था और लोग तरह तरह के अनुमान लगाने लगे थे कि भविष्य में जीवन की रूपरेखा कैसी होगी, पर किसी की भी कल्पना बहुत दूर तक नहीं जा पाती थी। मेरे सामने बैठे सरदार जी बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि पाकिस्तान बन जाने पर जिन्ना साहब बम्बई में ही रहेंगे या पाकिस्तान में जाकर बस जाएंगे, और मेरा हर बार यही जवाब होता, बम्बई क्यों छोड़ेंगे, पाकिस्तान में आते जाते रहेंगे, बम्बई छोड़ देने में क्या तुक है। लाहौर और गुरदासपुर के बारे में भी अनुमान लगाए जा रहे थे कि कौन सा शहर किस ओर जाएगा। मिल बैठने के ढंग में, गपशप में, हंसी मजाक कोई विशेष अंतर नहीं आया। कुछ लोग अपने घर छोड़कर जा रहे थे जबकि अन्य लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। कोई नहीं जानता था कि कौन सा कदम ठीक होगा और कौन सा कदम गलत। एक ओर पाकिस्तान बन जाने का जोश था तो दूसरी ओर हिंदुस्तान के आज़ाद हो जाने का जोश। जगह जगह दंगे भी हो रहे थे और यौम-ए-आज़ादी की तैयारी चल रही थी। इस पृष्ठभूमि में लगता है देश को आज़ाद हो जाने पर दंगे अपने आप बंद हो जाएंगे। वातावरण में इस छुटपुट में आज़ादी की सुनहरी धूल सी उड़ रही थी और साथ अनिश्चय भी डोल रहा था। और इसी अनिश्चय की स्थिति में किसी वक्त भावी रिश्तों की रूपरेखा झलक दे जाती थी। शायद जेहलम का स्टेशन पीछे छूट चुका था जब ऊपर वाली बर्थ पर बैठे पठान ने एक पोटली खोल ली और उसमें से उबला हुआ मांस और नान रोटी टुकड़े निकाल कर अपने साथियों को देने लगा। फिर वह हंसी मजाक के बीच मेरी बगल में बैठे बाबू की ओर नान का टुकड़ा और मांस बोटी बढ़ाकर खाने का आग्रह करने लगा था।
काले बाबू ताकत आएगी, अम जैसा हो जाएगा। बीबी भी तेरे साथ खुश रहेगी। काले दालकोर तू दाल खाता ए, इसलिए दुबला ए। वो हमें लग रहा है दोस्तों तोतला था, तो इसलिए सेम उसी भाषा में लेखक लिख दिए हैं। डिब्बा में लोग हंसने लगे। बाबू के पश्तों में कुछ जवाब दिया और फिर मुस्कुराता सिर हिलाता रहा। इस पर दूसरे पठान ने हंसकर कहा, ओ जालिम, हमारे साथ ले नहीं लेता, ये तो अपने हाथ से उठा ले। खुदा कसम, ए का गोश्त ए और किसी चीज़ का नहीं है। ऊपर बैठा पठान चाहकर बोला, ओ खंजीर के तुम इधर, तुम्हें कौन देखता है? हम तेरी बीवी को नहीं बोलेगा। ओ तू हमारे साथ बोटी तोड़, हम तेरे साथ दाल पिएगा। और दोस्तों इस तरह कहा उठा पर दुबला पतला बाबू हंसता फिर सिर हिलाता रहा और फिर कभी कभी दो शब्द पश्तों में भी कह देता। कहानी आगे बढ़ती है। वो कितना बुरा बात है, हम खाए और तू हमारा मुंह देखता है। सभी पठान मगन थे। यह इसलिए नहीं लेता कि तुमने हाथ नहीं धोए। स्थूल काय सरदार जी बोले और बोलते ही खीखी करने लगे। अधलेटी मुद्रा में बैठे सरदार जी की आधी तूंद सीट के नीचे लटक रही थी। तुम अभी सोकर उठे हो और उठते ही पोटली खोलकर खाने लग गए हो, इसलिए बाबूजी तुम्हारे साथ हाथ से नहीं लेते। और कोई बात नहीं। सरदार जी ने मेरी ओर देखकर आंख मारी और फिर खी करने लगे। मांस नहीं खाता ए बाबू, तो जाओ जनाना डब्बे में बैठो। इधर क्या करता है? फिर कहा उठा। डब्बे में और भी अनेक मुसाफिर थे, लेकिन पुराने मुसाफिरों यहीं से जो सफ़र शुरू होने में गाड़ी में बैठे थे, बाकी मुसाफिर उतरते चढ़ते रहे थे। पुराने मुसाफिर होने के नाते उनमें एक तरह की बेतकल्लुफ़ी आ गई थी। वो इधर आकर बैठो, तुम हमारे साथ बैठो, आओ जालिम, किस्सा खानी की बातें करेंगे। तभी किसी स्टेशन पर गाड़ी रुकी और नए मुसाफिरों का रेला अंदर गया था। बहुत से मुसाफिर एक साथ अंदर घुसते चले आते थे। कौन सा स्टेशन है? किसी ने पूछा। वजीराबाद है शायद। मैंने बाहर की ओर देखा। गाड़ी वहाँ थोड़ी देर के लिए खड़ी रही, पर छूटने से पहले एक छोटी सी घटना घटी। एक आदमी साथ वाले डिब्बे में से पानी लेने उतरा और नल पर जाकर लोटे में भर रहा था। तभी वह भागकर अपने डिब्बे की ओर लौट आया। छलछलाते लोटे में से पानी गिर रहा था, लेकिन जिस ढंग से वह भागा था उसी ने बहुत कुछ बता दिया था। नल पर खड़े और भी लोग थे। 3-4 आदमी रहे होंगे, इधर उधर अपने डिब्बे की ओर भाग गए थे। इस तरह घबराता भागते लोगों को मैं देख चुका था। देखते ही देखते प्लेटफार्म खाली हो गया, मगर डिब्बे के अंदर अभी भी हंसी मजाक चल रहा था। कहानी आगे बढ़ती है दोस्तों। कहीं कोई गड़बड़ है? मेरे पास बैठे दुबले बाबू ने कहा। कहीं कुछ था, लेकिन क्या था कोई भी स्पष्ट नहीं जानता। मैं अनेक दंगे देख चुका था, इसलिए वातावरण में होने वाली छोटी छोटी सी तब्दील को भी भांप गया था। भागते व्यक्ति खटाक से अंदर होते दोस्तों, बंदर लिखा, अंदर होते दरवाजे, छतों की पर खड़े लोग, चुप्पी और सन्नाटा सभी दंगों के चिन्ह थे। तभी पिछले दरवाजे की ओर से, जो प्लेटफार्म की ओर न खुलकर दूसरी ओर खुलता था, हल्का सा शोर हुआ। कोई मुसाफिर अंदर घुसना चाह रहा था। कहाँ घुसा आ रहा है? नहीं है जगह। बोल दिया जगह नहीं है। किसी ने कहा, बंद करो जी दरवाज़ा। यूं ही मुंह उठाए घुस आते हैं, आवाज़ें आ रही थी। जितनी देर मुसाफिर डिब्बे के बाहर खड़ा अंदर आने की चेष्टा करता रहे, अंदर के बैठे मुसाफिर उसका विरोध करते रहे, पर एक बार जैसे तैसे वह अंदर आ जाए तो विरोध खत्म हो जाता है और वह मुसाफिर जल्दी ही डिब्बे की दुनिया का निवासी बन जाता है और अगले स्टेशन पर वहीं सबसे पहले बाहर खड़े मुसाफिरों पर चिल्लाने लगता है, नहीं है जगह, अगले डिब्बे में जाओ, घुस से आते हैं। दरवाजे पर शोर बढ़ता जा रहा था। तभी मैले कुचले कपड़े और लटकती मूँछों वाला एक आदमी दरवाजे में से अंदर घुसता दिखाई दिया। चिकट मैले कपड़े जरूर नहीं, हलवाई की दुकान करता होगा। वह लोगों की शिकायतों आवाज़ों की ओर ध्यान दिए बिना दरवाजे की ओर घूमकर बड़ा सा काले रंग का संदूक अंदर की ओर घसीटने लगा।
आ जाओ तुम भी चढ़ जाओ। वह अपने पीछे किसी से कहा जा रहा था। तभी दरवाजे में एक पतली सूखी सी औरत अंदर आई और उससे पीछे 16-17 बरस की सांवली सी एक अंदर लड़की आ गई। लोग अभी भी चिल्लाए जा रहे थे। सरदार जी को कुल्हों के बल उठकर बैठना पड़ा। बंद करो जी दरवाज़ा, बिना पूछे चढ़े आते हैं, अपने बाप का घर समझ रखा है, मत घुसने दो जी, क्या करते हो, धकेल दो पीछे। और लोग भी चिल्ला रहे थे। वह आदमी अपना सामान अंदर घसीटते जा रहा था और उसकी पत्नी और बेटी संडास के दरवाजे के साथ लगकर खड़े थे। और कोई डिब्बा नहीं था। औरत जात को भी यहाँ उठा लाया। अब कहानी आगे बढ़ती है दोस्तों। वह आदमी पसीने में तर था और हाँफता हुआ सामान घसीटते जा रहा था। संदूक के बाद रस्सियों से बंदी खाट की पाटियाँ अंदर खींचने लगा। टिकट है जी मेरे पास, मैं बेटिकट नहीं हूँ। इस पर डिब्बे में बैठे हुए बहुत से लोग चुप हो गए। पर बर्थ पर बैठा पठान उछकर बोला, निकल जाओ इधर से, देखता नहीं ये इधर जगह ही नहीं। और पठान ने आओ न देखा ताव और आगे बढ़कर ऊपर से उस मुसाफिर के लात जमा दी। पर लात उस आदमी को लगने के बजाय उसकी पत्नी के कलेजे में लगी और वहीं हाय हाय करती बैठी गई। उस आदमी के पास मुसाफिरों के साथ उलझने के लिए वक्त नहीं था। वह बराबर अपना सामान अंदर घसीटते जा रहा था। पर डिब्बे में मौन छा गया। खाट की पार्टियों के बाद बड़ी बड़ी गठरियों आई। इस पर ऊपर बैठे पठान की सहन क्षमता चुकी थी। निकलो, इसे कौन है ये? और फिर वह चिल्लाया। इस पर दूसरे पठान ने, जो नीचे की सीट पर बैठा था, उस आदमी का संदूक दरवाजे से नीचे ढकेल दिया, जहां लाल वर्दी वाला एक कुली खड़ा सामान अंदर पहुंचा रहा था। उसकी पत्नी को चोट लगने पर कुछ मुसाफिर चुप हो गए थे। केवल कोनों में बैठो बुढ़िया कर लाए जा रही थी। इन्हें भक्तों बैठने दो और आ जा बेटी, तू मेरे पास आ जा, जैसे तैसे सफ़र काट लेंगे, छोड़ो बे जालिमों, बैठने दो। अभी आधा सामान ही अंदर आ पाया होगा जब सहसा गाड़ी सरकने लगी। छूट गया, सामान छूट गया। वह आदमी बदहवास होकर चिल्लाया, पिताजी सामान छूट गया। संडास के दरवाजे के पास खड़ी लड़की सिर से पांव तक कांप रही थी और चिल्लाई जा रही थी, उतरो नीचे उतरो। वह आदमी हड़बड़ाकर चिल्लाया और आगे बढ़कर खाट की पाटियों और गठरियाँ बाहर फेंकते हुए दरवाजे पर डंडहरा पकड़कर नीचे उतर गया। उसके पीछे उसकी व्याकुल बेटी और उसकी पत्नी कलेजे को दोनों हाथों में दबाए हाय हाय करती नीचे उतर गई। बहुत बुरा किया है तुम लोगों ने, बहुत बुरा किया है, बुढ़िया ऊंचा ऊंचा बोल रही थी। तुम्हारे दिल में दर्द मर गया है। छोटी सी बच्ची उसके साथ थी। बेरहमो, तुमने बहुत बुरा किया है, धक्के देकर उतार दिया। और फिर कहानी आगे बढ़ती है। गाड़ी सूने प्लेटफार्म को लांघती आगे बढ़ गई। डिब्बे में बाकुल सी चुप्पी छा गई। बुढ़िया ने बोलना बंद कर दिया था। पठानों का विरोध कर पाने की हिम्मत नहीं हुई। तभी मेरी बगल में बैठे दुबले बाबू ने मेरे बाजू पर हाथ रखकर कहा, आग है, देखो आग लगी। गाड़ी प्लेटफार्म छोड़कर आगे निकल आई और शहर पीछे छूट रहा था। तभी शहर की ओर से उठते धुएं के बादल और उनमें लपलपाती आग के शोले नजर आने लगे। दंगा हुआ है। स्टेशन पर भी लोग भाग रहे थे, कहीं दंगा हुआ है। शहर में आग लगी थी। बात डिब्बे भर के मुसाफिरों को पता चल गई। वे लपक कर खिड़कियों में से आग का दृश्य देखने लगे। जब गाड़ी शहर छोड़कर आगे बढ़ गई तो डिब्बे में सन्नाटा सा छा गया। मैंने घूमकर डिब्बे के अंदर देखा। दुबले बाबू का चेहरा पीला पड़ गया था और माथे पर पसीने की परत किसी मुर्दे के माथे की तरह चमक रही थी। मुझे लगा जैसे अपनी अपनी जगह बैठे सभी मुसाफिरों ने अपने आसपास बैठे लोगों का जायजा ले लिया। सरदार जी उठकर मेरी सीट पर आ बैठे। नीचे वाली सीट पर बैठा पठान उठा और अपने दो साथी पठानों के साथ ऊपर वाली बर्थ पर चढ़ गया। यही क्रिया शायद रेलगाड़ी के अन्य डिब्बों में भी चल रही थी। डिब्बे में तनाव आ गया। लोगों ने बतियाना बंद कर दिया। तीनों के तीनों पठान ऊपर वाली बर्थ पर एक साथ बैठे चुपचाप नीचे की ओर देखे जा रहे थे। सभी मुसाफिरों की आंखें पहले से ज़्यादा खुली ज़्यादा संकीर्ण सी लगी। यही स्थिति संभवतः गाड़ी के सभी डिब्बों में व्याप्त हो रही थी। कौन सा स्टेशन है यह? डिब्बे में से किसी ने पूछा। वजीराबाद, किसी ने उत्तर दिया।
जवाब मिलने पर डिब्बे में से एक और प्रतिक्रिया हुई। पठानों के मन का तनाव फौरन ढीला पड़ गया, जबकि हिंदू सिख मुसाफिरों की चुप्पी और ज़्यादा गहरी हो गई। एक पठान ने अपनी वास्कट की जेब में से नस्वार की डिबिया निकाली और नाक में नस्वार चढ़ाने लगा। अन्य पठान भी अपनी डिबिया निकालकर नस्वार चढ़ाने लगे। बुढ़िया बराबर माला जपे जा रही थी। किसी वक्त उसके बुदबुदाते होठों नजर आते थे। लगता था उसमें से कोई खोखली सी आवाज़ निकल रही है। और फिर कहानी आगे बढ़ती है। अगले स्टेशन पर जब गाड़ी रुकी तो वहाँ भी सन्नाटा था। कोई परिंदा तक नहीं फड़क रहा था। हाँ, एक भिजती पीठ पर पानी की मस्कल लादे प्लेटफार्म लांघकर आया और मुसाफिरों को पानी पिलाने लगा। लो पियो पानी, पानी पियो। औरतें के डिब्बे में से औरतें और बच्चों के अनेक हाथ बाहर निकल आए थे। बहुत मारकाट हुई थी, बहुत लोग मरे हैं। लगता है इस मारकाट में अकेला पुण्य कमाने चला आया है। गाड़ी सरकी तो सहसा खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जाने लगे। दूर दूर तक पहियों की गड़गड़ाहट के साथ खिड़कियों के पल्ले चढ़ाने की आवाज़ आने लगी। किसी अज्ञात आशंकावश दुबला बाबू मेरे पास वाली सीट पर से उठा और 2 सीटों के बीच फर्श पर लेट गया। उसका चेहरा अभी मुर्दे जैसा पीला हो रहा था। इस पर बर्थ पर बैठा पठान उसकी ठिठोली करने लगा। ओ बगैरत, तू मर्द ए कि औरत ए, सीट पर से उठकर नीचे लेटता है, तू मर्द ना को बदनाम करता है, बोल रहा था और बार बार हंसे जा रहा था। फिर उसे पश्तो में कुछ कहने लगा। बाबू चुप बना लेटा रहा। अन्य मुसाफिर चुप थे। डिब्बे का वातावरण बोझिल बना हुआ था। ऐसे आदमी को हम डिब्बे में नहीं बैठने देगा। ओ बाबू, अगले स्टेशन पर उतर आओ और जनाना डिब्बे में बैठो। मगर बाबू की हाजिर जवाबी अपने कंठ में सूख रही थी। हकलाकर चुप हो रहा, पर थोड़ी देर बाद वह अपने आप उठकर सीट पर जा बैठा और देर तक अपने कपड़ों की धूल झाड़ता रहा। वह क्यों उठकर फर्श पर लेट गया था? शायद उसे डर था कि बाहर से गाड़ी पर पथराव होगा या गोली चलेगी। शायद इसी कारण खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जा रहे थे। कुछ भी कहना कठिन था। मुमकिन है कि किसी एक मुसाफिर ने किसी कारण से खिड़की का पल्ला चढ़ाया हो। उसकी देखा देखी बिना सोचे समझे धड़ाम धड़ाम खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जाने लगे थे। बोझिल अनिश्चित से वातावरण में सफ़र कटने लगा। रात गहराने लगी थी। डिब्बे के मुसाफिर स्तब्ध और शंकित ज्यों के त्यों बैठे थे। कभी कभी गाड़ी की रफ्तार सहसा टूटकर धीमी पड़ जाती तो लोग एक दूसरे को देखने लगते थे। कभी कभी रास्ते में ही रुक जाती तो डिब्बे के अंदर सन्नाटा और भी गहरा उठता। केवल पठान निश्चित बैठे थे। हाँ, उन्होंने भी बतियाना छोड़ दिया था, क्योंकि उनकी बातचीत में कोई भी शामिल होने वाला नहीं था। और फिर कहानी आगे बढ़ती है। धीरे धीरे पठान उगने लगे, जबकि अन्य मुसाफिर फटी फटी आंखों से शून्य में देखे जा रहे थे। बुढ़िया मुंह सिर लपेटे, टांगे सिर पर चढ़ाए बैठी सो गई थी। ऊपर वाली बर्थ पर एक पठान ने अधलेटे ही कुर्ते में जेब में से काले मनकों की तहबीस निकाल ली और उसे धीरे धीरे हाथ में चलाने लगा। खिड़की के बाहर आकाश में चांद निकल आया और चांदनी में बाहर की दुनिया और अनिश्चित और भी अधिक रहस्यमय हो उठी। किसी वक्त दूर किसी और आग के शोले उठते नजर आते। कोई नगर जल रहा था। गाड़ी किसी वक्त चिढ़ाड़ती हुई आगे बढ़ने लगी, फिर किसी वक्त रफ्तार धीमी पड़ जाती और मीलों तक धीमी रफ्तार से ही चलती रहती। सहसा दुबला बाबू खिड़की में से बाहर देखकर ऊंची आवाज़ में बोला, हरबंश पूरा निकल गया। उसकी आवाज़ में उत्तेजना थी। वह जैसे चीखकर बोला था। डिब्बे के सभी लोग उसकी आवाज़ सुनकर चौंक गए। उसी वक्त डिब्बे के अधिकांश मुसाफिरों ने मानो उसकी आवाज़ को ही सुनकर करवट बदली। ओ बाबू, चिल्लाता क्यों है? तहबीस पठान चौंकर बोला, इधर उतरेगा तुम? जंजीर खींचूं? और खी करके हंस दिया। जाहिर है वह हरबंशपुरा की स्थिति के से अथवा उसके नाम से अनभिज्ञ था। बाबू ने कोई उत्तर नहीं दिया, केवल सिर हिला दिया और एक आध बार पठान की ओर देखकर फिर खिड़की से बाहर झांकने लग गया। डब्बे में फिर मौन सा छा गया। तभी इंजन से सीटी दी और उसकी एक रस रफ्तार टूट गई। थोड़ी देर बाद खटाक सा शब्द भी हुआ। शायद गाड़ी ने लाइन बदली। बाबू ने झांककर उस दिशा की ओर देखा जिस ओर गाड़ी बढ़ी जा रही थी। शहर आ गया। वह फिर ऊंची आवाज़ में चिल्लाया, अमृतसर आ गया। फिर उसने
फिर से कहा और उछलकर खड़ा हो गया और ऊपर वाली बर्थ पर लेटे पठान को संबोधित करके चिल्लाया, ओबे पठान के बच्चे, नीचे उतर, तेरी माँ की नीचे उतर, तेरी उस पठान बनाने वाली की मैं। और देखिए दोस्तों, पतला आदमी एकदम एग्रेसिव हो गया। बाबू चिल्लाने लगा और चिक कर गालियाँ बकने लगा। तस्बीह वाले पठान ने करवट बदली और बाबू की ओर देखते बोला, ओ क्या बाबू, हमको कुछ बोला? बाबू को उत्तेजित देखकर अन्य मुसाफिर भी उठ बैठे। नीचे उतर, तेरी मैं हिंदू औरत को लात मारता है हरामजादे, तेरी उस। और फिर आगे कहने बढ़ती है, ओ बाबू बक बक नहीं करो, ओ खरजीर के तुम गाली मत बको, हमने बोल दिया, अब तुम्हारा जवाब खींच लेगा। गाली देता है मादर। और फिर डैश 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 आगे समझते हैं आप लोग। बाबू चलाया और उछलकर सीट पर चढ़ गया। वह सिर से पांव तक कांप रहा था। बस बस, सरदार जी बोले, यह लड़ने की जगह नहीं है, थोड़ी देर का सफ़र बाकी है, आराम से बैठो। तेरी मैं लात न तोड़ूं तो कहना, गाड़ी तेरे बाप की है, बाबू चिल्लाया। वही है दोस्तों, अभी फ़िलहाल में कोई मूवी आई है ना, आदि पुरुष, जिसमें हनुमान जी को दिखाया गया है कि वो जब उनके पूंछ में आग लगाया गया है तो ऐसा ही कुछ संवाद है कि कपड़ा तेरे बाप का और तिल तेरे बाप की, जलेगी भी तेरे बाप की। तो यहाँ पतला आदमी भी वैसा ही वाक्य बोल रहा है कि गाड़ी तेरे बाप की है। और बाबू चिल्लाया, ओ हमने क्या बोला, सभी लोग उसको निकालता था, हमने भी निकाला, ये इधर हमको गाली देता है, हम इसका जवान खींच लेगा। बुढ़िया बीच में फिर बोले उठी, जी वे जीण जोगियो, आराम नाल बैठो, वे रब दिए बंदियों, कुछ होश करो। उसके होठ की सी प्रेत की तरह फड़फड़ाए जा रहे थे और उनमें से छीण सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। बाबू चिल्लाया जा रहा था, अपने घर में शेर बनता था, अब बोल तेरी मैं उस पठान बनाने वाली की। तभी गाड़ी अमृतसर के प्लेटफार्म पर रुकी। प्लेटफार्म लोगों के खचाखच भर रहा था। प्लेटफार्म पर खड़े लोग झांक झाँक कर डिब्बों के अंदर देखने लगे। बार बार लोग एक ही सवाल पूछ रहे थे, पीछे क्या हुआ, कहाँ पर दंगा हुआ। और फिर खचाखच प्लेटफार्म पर शायद इसी बीच बात चर्चा चल रही थी कि पीछे क्या हुआ। प्लेटफार्म पर खड़े दो तीन खोमचे वालों पर मुसाफिर टूटे पड़ रहे थे। सभी को सहसा भूख और प्यास परेशान करने लगी थी। इसी दौरान 3-4 पठान हमारे डिब्बे के बाहर प्रकट हो गए और खिड़की में से झांक कर अंदर देखने लगे। अपने पठान साथियों पर नज़र पड़ते ही वे उनसे पश्तो में कुछ बोलने लगे। मैं घूमकर देखा, बाबू डिब्बे में नहीं था। न जाने कब और डिब्बे में से निकल गया था। मेरा माथा ठिनका, गुस्से में वह पागल हुआ जा रहा था, न जाने क्या कर बैठे। पर इस बीच डिब्बे के तीनों पठान अपनी अपनी गठरी उठाकर बाहर निकल गए और अपने पठान साथियों के साथ गाड़ी के अगले डिब्बे की ओर बढ़ गए। जो विभाजन प्रत्येक डिब्बे के भीतर होता रहा, अब सारी गाड़ी के स्तर पर होने लगा। खोमचे वालों के इर्द गिर्द भीड़ भाड़ छटने लगी। लोग अपने अपने डिब्बों में से लौटने लगे। तभी सहसा एक ओर से मुझे वह बाबू आता दिखाई दिया। उसका चेहरा अभी भी बहुत पीला था। वह माथे के बालों की लट झूल रही थी। नज़दीक पहुंचा तो मैंने देखा उसके दाएं हाथ में लोहे की एक छड़ उठा रखी थी। जाने वह उसे कहाँ मिल गई थी। डिब्बे में घुसते समय उसने छड़ को अपनी पीठ के पीछे कर लिया और मेरे साथ वाली सीट पर बैठने से पहले उसने हौले से छड़ को सीट के नीचे सरका दिया। सीट पर बैठते ही उसके आंखों में पठान को देख पाने के लिए ऊपर की ओर उठी, पर डिब्बे में पठानों को ना पाकर वह हड़बड़ा चारों ओर देखने लगा। निकल गए हरामी मादर, सब के सब निकल गए। फिर वह सीट पिटा कर उठ खड़ा हुआ, चिल्लाकर बोला, तुमने उन्हें जाने क्यों दिया, सब नामर्द हो बुज़दिल। पर गाड़ी में भीड़ बहुत से नए मुसाफिर आ गए। किसी ने उसकी विशेष ध्यान नहीं दिया उसकी बात पे और गाड़ी सरकने लगी तो वह फिर मेरी वाली सीट पर आ बैठा। वह बड़ा उत्तेजित था और बड़बड़ाया जा रहा था। धीरे धीरे हिचकोले खाती गाड़ी आगे बढ़ने लगी। डिब्बे में पुराने मुसाफिरों ने भरपेट पूरियाँ खा ली और पानी पी लिया और गाड़ी उस इलाके में आगे बढ़ने लगी जहाँ उनके जान माल को खतरा नहीं था। नए मुसाफिर बतिया रहे थे। धीरे धीरे गाड़ी फिर समतल गति से चलने लगी थी। कुछ ही देर बाद लोग
ऊँघने लगे थे, मगर बाबू अभी भी फटी फटी आंखों में से सामने की ओर देखे जा रहा था। बार बार मुझसे पूछता कि पठान डिब्बे में से निकलकर किस ओर गए। उसके सिर पर जुनून सवार था। गाड़ी के हिचकोलों में मैं खुद ऊँघने लगा था। डिब्बे में लेट पाने के लिए जगह नहीं थी। बैठे बैठे ही नींद में मेरा सिर कभी एक ओर को लुढ़क जाता, कभी दूसरी ओर को। किसी वक्त झटके से मेरी नींद टूटती और मुझे सामने की सीट पर अस्त व्यस्त से पड़े सरदार जी के खर्राटे सुनाई देते। अमृतसर पहुंचने के बाद सरदार जी फिर से सामने वाली सीट पर टांगे पसार कर लेट गए। डिब्बे में तरह तरह के आड़ी तिरछी मुद्राओं में मुसाफिर पड़े थे। उनकी विभत्स मुद्राओं को देखकर लगता डिब्बा लाशों से भरा हुआ है। पास बैठे बाबू पर नज़र पड़ी थी तो कभी वह खिड़की से बाहर किए मुँह देख रहा होता, कभी दीवार के पीठ लगाए तन कर बैठकर नजर आता। किसी वक्त गाड़ी किसी स्टेशन पर रुकती तो पहियों की गड़गड़ाहट बंद होने का निस्तब्धता छा जाती थी। तभी लगता जैसे प्लेटफार्म पर कुछ गिरा है या जैसे कोई मुसाफिर गाड़ी में से उतरा है और मैं झटके से उठकर बैठ जाता। इसी तरह जब एक बार मेरी नींद टूटी तो गाड़ी की रफ्तार धीमी पड़ी थी और डिब्बे में से अंधेरा था। मैंने उसी तरह अधलेटे खिड़की से बाहर देखा। दूर पीछे की ओर किसी स्टेशन पर सिग्नल के लाल कुमकुमे चमक रहे थे। स्पष्ट गाड़ी कोई स्टेशन लांघ कर आई थी, पर अभी तक उसमें रफ्तार नहीं पकड़ी थी। डिब्बे के बाहर मुझे धीमे से अस्पष्ट स्वर सुनाई दिए। दूर ही एक धूमिल सा काला पुंज नजर आया। नींद में खुमारी में मेरी आंखें कुछ देर तक उस डिब्बे पर लगी। फिर मैंने उसे समझ पाने पर का विचार छोड़ दिया। डिब्बे के अंदर अंधेरा सा बत्तियाँ बुझी हुई थी, लेकिन बाहर लगता था पाँव फटने वाली। मेरी पीठ पीछे डिब्बे के बाहर किसी चीज़ को खरोचने की आवाज़ आई। मैंने दरवाजे की ओर घूमकर देखा। डिब्बे का दरवाज़ा बंद था। मुझे फिर से दरवाज़ा खरोचने की आवाज़ सुनाई दी। फिर मैंने साफ साफ सुना लाठी के कोई डिब्बे का दरवाज़ा पटपटा रहा था। मैंने झाँक कर बाहर देखा। सचमुच एक आदमी डिब्बे को 2 सीढ़ियाँ चढ़ कर उसके कंधे पर एक गठरी झूल रही थी और हाथ में लाठी थी और उसके बदरंग से कपड़े पहन रखे थे और उसके दाढ़ी भी थी। फिर मेरी नज़र बाहर नीचे की ओर आ गई। गाड़ी के साथ साथ एक औरत भागती चली आ रही थी नंगे पाँव, और उसने 2 गठरियाँ उठा रखी थी। बोझ के कारण उससे दौड़ा नहीं जा रहा था। डिब्बे के पैदान पर खड़ा आदमी बार बार उसकी ओर मुड़कर देख रहा था और हाँफता हुआ कहे जा रहा था, आजा आजा आजा, तू भी चढ़ आजा। दरवाजे पर फिर से लाठी पटकने की आवाज़ आई। खोलो जी दरवाज़ा, खुदा के वास्ते दरवाज़ा खोलो। वह आदमी हाँफ रहा था, खुदा के लिए दरवाज़ा खोलो, मेरे साथ औरत जात है, गाड़ी निकल जाएगी। सहसा मैंने देखा बाबू हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ और दरवाजे के पास जाकर दरवाजे में से लगी खिड़की में से मुंह निकालकर बोला, कौन है इधर, जगह नहीं है। बाहर खड़ा आदमी फिर गिड़गिड़ाने लगा, खुदा के वास्ते दरवाज़ा खोलो, गाड़ी निकल जाएगी। और वह आदमी खिड़की में से अपना हाथ अंदर डालकर दरवाज़ा खोल पाने के लिए छिटकिनी टटोलने लगा। छिटकिनी नहीं है जगह, बोल दिया उतर जाओ गाड़ी पर से। बाबू चलाया और उसी क्षण लपक कर दरवाज़ा खोल दिया। या अल्लाह, उस आदमी के अस्फुट से शब्द सुनाई दिए। दरवाज़ा खोलने पर जैसे उसने इत्मीनान की सांस ले ली और उसी वक्त मैंने बाबू के हाथ में छड़ चमकते देखता। एक ही भरपूर वार बाबू ने उस मुसाफिर के सिर पर किया। मैं देखते ही डर गया और मेरी टांगें लरज गई। मुझे लगा जैसे कि छड़ के वार का उस आदमी पर कोई असर नहीं हुआ। उसके दोनों हाथ अभी भी जोर से डंडहरे को पकड़े हुए कंधे पर लटकती गठरी खिसककर उसने कोहनी पर आ गई थी। तभी सहसा उसके चेहरे पर लहू की 2-3 धारें एक साथ फूट पड़ी। मुझे उसके खुले होठ के चमकते दांत नजर आए। वह 2 बार या अल्लाह बुदबुदाया, फिर उसके पैर लड़खड़ा गए। उसकी आंखों में बाबू की ओर देखा, अंधमुंदी सी आंखें जो धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही थी, मानो उसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। वह कौन है और उससे किस अदावत का बदला ले रहा है। इस बीच अंधेरा कुछ और घन छन गया और उसके होठ फिर फड़फड़ाए और उनमें सफ़ेद दांत फिर से झलक उठे। मुझे लगा जैसे वह मुस्कुराया, पर वास्तव में केवल क्षय के ही कारण होठों में बल पड़ने लगे।
नीचे पटरी के साथ भागती औरत बड़बड़ाए और कुओं से जा रही थी। उससे अभी भी मालूम नहीं हो पाया था कि क्या हुआ है। वह अभी भी शायद यह समझ रही थी कि गठरी के कारण उसका पति गाड़ी पर ठीक से चढ़ नहीं पा रहा है, कि उसका पैर जम नहीं पा रहा है। वह गाड़ी के साथ साथ भागती हुई अपनी 2 गठरियों बावजूद अपने पति के पैर पकड़कर सीढ़ी पर टिकाने की कोशिश कर रही थी। तभी सहसा डंडहरे से उस आदमी के दोनों हाथ छूट गए और वह कटे पेड़ की भांति नीचे जा गिरा और उसे गिरते ही औरत न भागना बंद कर दिया, मानो दोनों सफ़र एक साथ ही खत्म हो गया। बाबू अभी भी मेरे निकट डिब्बे के खुले दरवाजे के बुत बना खड़ा था। लोहे की छड़ भी अभी भी उसके हाथ में थी। मुझे लगा जैसे वह छड़ को फेंकने देना चाहता है, लेकिन उसे फेंक नहीं पा रहा है। उसका हाथ जैसे उठ नहीं रहा है। मेरी सांस अभी भी फूली हुई थी और डिब्बे अधियारे कोने में खिड़की के साथ सटकर बैठा उसकी ओर देखा जा रहा था। फिर वह आदमी खड़े खड़े हिला। किसी अज्ञात प्रेरणावश वह एक कदम आगे बढ़ाया और आदमी में से बाहर पीछे की ओर देखने लगा। गाड़ी आगे निकलती जा रही थी। दूर पटरी के किनारे अंधियारा पुंज का नज़र आ रहा था। बाबू का शरीर हरकत में आया। एक झटके में उसने छड़ को डिब्बे के बाहर फेंक दिया। फिर घूमकर डिब्बे के अंदर दाएं बाएं देखने लगा। सभी मुसाफिर सोए पड़े थे। मेरी ओर से उसकी नज़र नहीं उठी। थोड़ी देर वह खड़ा डोलता रहा। फिर उसने घूमकर दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने ध्यान से अपने कपड़ों की ओर देखा, अपने दोनों हाथों की ओर देखा। फिर एक एक करके अपने हाथों को नाक के पास ले जाकर उन्हें सूंघा, मानो जानना चाहता हो कि उसके हाथों में खून की बू तो नहीं आ रही। फिर वह दबे पांव चलता हुआ आया और मेरी बगल वाली सीट पर बैठ गया। धीरे धीरे झूठ टूटा, छटने लगा। दिन खुलने लगा। साफ सुथरी सी रोशनी चारों ओर फैल लगी। किसी ने जंजीर खींचकर गाड़ी को खड़ा किया था। क्षण खाकर गिरी उसकी देह मीलों पीछे छूट चुकी थी। सामने गेहूं के खेतों में फिर से हल्की हल्की लहरियाँ उठने लगी। सरदार जी बदन खुजाते हुए उठ बैठे। मेरी बगल में बैठा बाबू दोनों हाथ सिर के पीछे रखे सामने की ओर देखे जा रहा था। रात भर में उसके चेहरे पर दाढ़ी, छोटे छोटे बाल उग आए थे। अपने सामने बैठा देख सरदार जी उसके साथ बतियाने लगा। बड़े जीवट वाले हो बाबू, दुबले पतले हो पर बड़े गुर्दे वाले हो। बड़ी हिम्मत दिखाई तुमने। डर कर ही वे पठान डिब्बे से निकल गए। यहाँ बने रहते तो एक न एक की खोपड़ी तुम जरूर दुरुस्त कर देते। और सरदार जी हंसने लगे। बाबू जवाब में मुस्कुराया, एक विभत्स सी मुस्कान, और देर तक सरदार जी के चेहरे की ओर देखता रहा। और यहाँ पे दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। देखिए ये कहानी कितना मतलब कैसे कैसे उस समय जब विभाजन हुआ था भारत का और पाकिस्तान और बना था नया नया, तब की ये कहानी है दोस्तों। उसी संदर्भ पे ये कहानी है। तो देखे ही कि कैसी कसमसाहट थी पूरे अपने उस समय समाज में। तो दोस्तों अब ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। अमृतसर आ गया कहानी से संबंधित नोट्स बनाएंगे हम लोग और फिर बात करेंगे इस कहानी पे। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और ऐसे ही प्यार बनाए रहिए दोस्तों। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।